चलो हाँ बेटा, कैसे हो? जतिन, संकेत, लवीस, प्रेक्षा, रोहित, कैसे हो बेटा? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? प्रेक्षा, रोहित, जतिन, लवीस, संकेत, आवाज आ रही है? ठीक है, यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। बेटा अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था सॉलिड स्टेट का, उसमें अपन ने बात की थी बच्चों टाइप्स और डिफेक्ट के बारे में अपन बात करे थे। जैसे मैंने कहा भी था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके ठीक है, तुम नोट करने रहने देना बेटा, बाकी चैप्टर खाली क्वेश्चंस नोट कर लेना, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी तुमने जो जेरोस करवाई उसमें सारे हैं बच्चों। देखो मैंने क्या कहा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन लास्ट लेक्चर जो अपने पढ़ा था वहां तक तो बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। जैसे कुछ एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए मैंने बताया भी था बेटा, ठीक है। उसमें क्या सीधा टिक लगाने वाला क्वेश्चन बनता है कि कौन से डिफेक्ट में क्या होता है, या इस डिफेक्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, जैसे अपन ने कहा था टाइप्स और डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, फिर उसके टाइप्स पर अपन आए थे। अपने कहा था स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट। ओके, स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट में अपने कहा था दो टाइप के होते हैं, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल, इन दोनों की अपने बात की थी। फिर अपने कहा था नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट है। नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट अपने कहा था दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक तो अपना आपने क्या कहा था, मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी, क्लियर है। उसमें फर्स्ट टाइप अपन ने स्टार्ट किया था मेटल या फिर कैटायन एक्सिस डिफेक्ट। ओके, और अपन ने कहा था मेटल और कैटायन एक्सिस डिफेक्ट दो टाइप से होता है, एक तो कौन सा, ड्यू टू एनायनिक वॉइड्स, एक ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। बस दो कंडीशन की वजह से मेटल ज्यादा हो जाती है, सीधी सी बात है बेटा। एनायनिक वॉइड्स है, एनायन से वर्ड बन जाएगी, एनायन छोड़कर चले जाएंगे तो वर्ड बन जाएगी, एनायन छोड़कर स्ट्रक्चर को चले जाएंगे तो कैटायन ज्यादा हुआ ही नहीं हुआ, काम खत्म। फिर अपने क्या कहा था, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी बीच के जो फ्री स्पेस है उसमें एक्स्ट्रा कैटायन है तो भी नॉर्मल स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में कैटायन ज्यादा है या नहीं है, दोनों ही कंडीशन क्या है बेटा, कैटायन एक्सिस वाली है। यही तो अपने पढ़ा था मेटल या कैटायन एक्सिस डिफेक्ट, क्लियर है। ये मैं आपको थोड़ा सा समराइज इसलिए करवाता हूँ बच्चों, आपके पढ़ने का तरीका भी यही होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे यही कहते हैं सर पढ़ते बहुत है, ये बहुत करते हैं, ये बहुत करते हैं, लेकिन शीट सोल्व की थी, कॉपी पढ़ी थी, लेकिन क्वेश्चन नेगेटिव हो जाते हैं। क्यों? तुम पढ़ते हो, तुमने देखा हुआ जरूर है, नाम सुनने में आ गया, सर ने कहा था मेटल एक्सिस डिफेक्ट, नाम सुना हुआ है तो बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करेगा। बच्चा क्वेश्चन वहीं छोड़ के आता है, जैसे लगता है पूरी जिंदगी में नाम ही नहीं सुना आज तक, ये तो उस क्वेश्चन को छोड़ता है। लेकिन जो एक बार नाम भी सुना है तो बच्चा अटेम्प्ट जरूर करेगा, लेकिन उसको अच्छे से नहीं पढ़ा या बार बार रिवाइज नहीं किया तो नेगेटिव करके आएगा, क्लियर है। तो नेगेटिव से बचने का सबसे अच्छा मेथड है बेटा यहाँ सेव होना। ओके, यहाँ सेव होने के लिए सबसे बेसिक मेथड है बेटा, ध्यान रखना जो भी आप पढ़ते हो उसको समराइज करना, क्लियर है। जैसे टाइप तो दिमाग में लिख लिख के करने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है बेटा, माइंड पावर का टाइम आज के टाइम। पहले की तरह आप 4 पेज लिख लिख के नोट करके देखो, मतलब लिख के रहूंगा कुछ ही हो जाए, नो बेटा। ओके, बस दिमाग में रिवाइज करो। सबसे पहले अपने स्टार्ट किया डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब ये होता है, ये होता है, ये होता है, सर ने कहा था ऐसे होता है, ये ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट में मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसका एग्जाम्पल ये, इसका खास पॉइंट ये होता है, इसमें ये होता है, बात खत्म। जो चीज़ आपने 2 घंटे में पढ़ी है वो अगर आपने 2 या 5 मिनट मैक्सिमम दिमाग में समराइज कर ली तो वो 1-2 महीने तक तो नहीं भूलोगे बेटा, ये तो गारंटी है, क्लियर है। 1-2 महीने बाद वापस रिवाइज कर लेंगे किसी न किसी बहाने तो अगले 2 महीने का रिचार्ज और हो गया, समझ में आ गया। ऐसे पूरी साल में अगर करके 4-5 बार रिचार्ज ऐसे कर लेते हैं कि 2-2 महीने का, तो पूरी साल में 4-5 बार रिवीजन करने पर सिलेक्शन इजीली हो जाता है बच्चों, समझ में आ गया। लेकिन पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई बात है स्टार्ट किया अपने स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन उसके बाद अपने स्टार्ट किया नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट तो स्टाइकोमेट्री वाला साफ हो गया, क्लियर है। उसके बाद अपन आ रहे इम्प्योरिटी डिफेक्ट तो वही बात है, नॉन स्टाइकोमेट्री वाला साफ हो गया, लास्ट में दिमाग में बचा क्या, ओनली इम्प्योरिटी डिफेक्ट, समझ में आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे जो पढ़ते जा रहे हो साफ होता जा रहा है, खाली लास्ट में जो पढ़ा वही ध्यान है, तो पीछे पढ़ के फायदा क्या हुआ, सीधा लास्ट वाला ही पढ़ लेते। समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब क्या है, एक एक चीज दिमाग में बेटा क्लियर होनी चाहिए, कैसे क्या होता है, कैसे तुम्हें करना है, ठीक है बेटा। चलो आज बात स्टार्ट करते हैं। तो अपन स्टार्ट करे थे सेकंड टाइप का जो अपना डिफेक्ट था, नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट है। नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट अपन ने कहा था बच्चों 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक तो अपन ने क्या कहा था मेटल या कैटायन एक्सिस, क्लियर। आज पढ़ेंगे डेफिशिएंसी, क्लियर है। तो सेकंड टाइप इसका देखते हैं, लिखो मेटल या कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट, या फिर बेटा इसका एक नाम और लिखा जाता है इसका, और सीधी सी बात है बच्चों मेटल या कैटायन अगर डेफिशिएंसी में होगा तो सीधी सी बात है नॉन मेटल या एनायन क्या होगा, एफिशिएंसी में एक्सिस में होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों, क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, नॉन मेटल और एनायन एक्सिस डिफेक्ट,
दोनों ही इसको बोला जाता है मेटल या कैटायन एक्सिस, या इसे नॉन मेटल या एनायन एक्सिस डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? ओनली एक्सिस वर्ड यूज करे तो यहाँ पर नॉन मेटल बोल देगा बेटा। बच्चा कहेगा सर ने ये तो बताया नहीं, ये कौन सा डिफेक्ट लॉन्च हो गया? यही वाला है बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो मैं हमेशा कहता हूँ वही बात है, हेडिंग का मीनिंग समझना। जैसे पुरानी मूवी में क्या होता है वही बात है, जैसे क्या धर्मेंद्र जैसे बोलता था कुत्ते मत रहा खून पी जाऊंगा। ओके, बस इतना डायलॉग देख के पता चल जाता था अगले 15 मिनट में क्या होगा। ऐसा नहीं धर्मेंद्र सच में खून पीता था, बस कहने का मतलब है उसका काम हो गया सामने वाले विलेन का। बस वही बात है, हेडिंग का मीनिंग आपने समझ लिया, रटाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। ओके, क्या हेडिंग का मीनिंग क्या है? मेटल या कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट या नॉन मेटल या एनायन एक्सिस डिफेक्ट। इसका मतलब क्या होगा? मेटल या कैटायन क्या होंगे? कम अमाउंट में होंगे, या अगर मेटल कम होगी सीधी सी बात है, नॉन मेटल अपने आप क्या होगी? ज्यादा होगी, काम खत्म। और मेटल कम होने कैसे होगा बेटा? मेटल कम कैसे होगा? जब कुछ मेटल क्या करेंगे, अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर के बाहर चले जाएंगे। यस और नो? जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल दिया था, क्लास में मान लो 10 बॉयज है 10 गर्ल्स स्टूडेंट है, ठीक है, तो या तो क्या होगा, अगर मान लो 2-3 बॉयज और क्लास में आके बैठ जाए तो बॉयज ज्यादा हो गए, या फिर 2-3 क्या होगा, जैसे मान लो 2-3 बॉयज क्लास छोड़ के चले जाए तो गर्ल्स का नंबर वही है, बॉयज का नंबर कम हो गया। तो वही बात है, डेफिशिएंसी एफिशिएंसी या एक्सिस डेफिशिएंसी, समझ सकते हो बेटा? या तो क्या होगा, स्ट्रक्चर के बाहर चले जाना या एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर आ जाना। इसका मतलब क्या बोल रहा है ये? नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट या मेटल कैटायन डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी मेटल कम होगा, नॉन मेटल क्या होगा? ज्यादा होगा। मेटल कम कैसे होगा? अगर कुछ मेटल या कैटायन क्या करेंगे, अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर के बाहर चले जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में जहां तक जो जो अपने डिफेक्ट पढ़े थे वहां पर बनता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्लियर है? अब 2 डिफेक्ट पढ़ेंगे लास्ट बेटा, एक तो नॉन मेटल डेफिशिएंसी नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट, एक पढ़ेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इन दोनों पे न्यूमेरिकल बनेगा, जो पिछले 5-6 साल में नीट और जेई में कई बार पूछा जा रहा है। टीचर नॉर्मली कॉपी में करवाते नहीं है उसके क्वेश्चन, लेकिन अपन जरूर करेंगे। नीट और जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चों, कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था वो भी कराऊंगा, और उसके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। समझ में आ गया कैसे करना क्या करना? तो बच्चों देखो अपन क्या कहेंगे, नाम से पता चल रहा है नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसका मतलब क्या होगा? कुछ मेटल अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर के बाहर चले जाते हैं बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? स्टेटमेंट लिखो बेटा, लिखो। इन दिस डिफेक्ट सम मेटल और कैटायन some metal or cation leaves their lattice point some metal or cation leaves their lattice point and moves outside the crystal structure. Some metal or cation leaves their lattice point and moves outside the crystal structure. Some metal or cation leaves their lattice point and moves outside the crystal structure. कुछ मेटल या कैटायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर के बाहर चले जाते हैं। लेटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर के बाहर चले जाते हैं। देख लिया बेटा? देखो कैसे होता है समझना इस चीज को बच्चों। देखो ये तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, हेडिंग के अकॉर्डिंग अपने बस इसको पॉइंट बन के लिख लेते हैं, ठीक है? आप समझना कैसे होता है। देखो नॉर्मली ये मान लो डिफेक्ट से पहले की स्ट्रक्चर है, डिफेक्ट से पहले की स्ट्रक्चर है जो कैटायन एनायन के कई सारी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है? अब अगर मेटल डेफिशिएंसी वाला केस होगा तो कब होगा? जब कुछ मेटल या कैटायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर क्या करे? स्ट्रक्चर से बाहर चली जाए बच्चों। ओके, मान लो ये वाला मेटल है बच्चों, वो क्या करेगा? स्ट्रक्चर से बाहर चला गया। ओके, अगर ये वाला मेटल या कैटायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर स्ट्रक्चर से बाहर चला गया तो ये बताओ इसके बाद पोजीशन कैसी होगी? ये कैटायन एनायन, इसकी जगह फ्री स्पेस हो गया। ठीक है बेटा? इस टाइप से कैटायन एनायन कैटन एनायन इस टाइप की कंडीशन है। यस और नो? ठीक है, लेकिन एक चीज और दिमाग में आनी चाहिए, क्या हमने क्या कहा था? डिफेक्ट चाहे कैसा भी हो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन स्ट्रक्चर हमेशा क्या रहेगी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगी। यस और नो? और मैंने कहा था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहने के लिए आयंस का नंबर इक्वल होना जरूरी नहीं है बेटा। जरूरी क्या है? चार्ज इक्वल होना। यस और नो? अरे वो कहते हैं ना बच्चे ज्यादा होना जरूरी नहीं है, अच्छे सिंसियर या फिर डेडिकेट होना जरूरी है। वही बात है बेटा, ठीक है? कहने का मतलब क्या है? नंबर आयन का नंबर इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन टोटल चार्ज इक्वल होना जरूरी है। क्लियर है? चार्ज को इक्वल करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस स्ट्रक्चर अपने आप में करते हैं। ओके, इसमें क्या करेंगे बेटा समझना इस चीज को। पहले चार्ज बैलेंस था या नहीं था? प्लस माइनस प्लस, देखो प्लस प्लस
प्लस प्लस प्लस एन प्लस का कितना है 5 है बेटा, क्लियर है। मैंने फिर कहा था बच्चों, आपको याद है लास्ट लेक्चर में कि +1 -1 होना जरूरी नहीं है, +2 -2 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा कंपाउंड है, उसके आयन पे क्या चार्ज आता है, क्लियर है। माइनस देख सकते हो बच्चों, जैसे अगर यहाँ पर अपन 1 1 कंसिडर करें तो 1 2 3 4 5 माइनस का भी कितना है 5 है, क्लियर है। अगर मेटल डेफिशिएंसी वाला केस होगा तो हमें पता है प्लस वाला चार्ज देखो बच्चों कैसे होगा, 1 2 3 4 प्लस का 4 हो गया, माइनस का 1 2 3 4 5 -5। इसका मतलब ये बताओ फिलहाल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्या? नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करती है, क्योंकि अपन ने क्या कहा था, डिफेक्ट चाहे कैसा भी हो, स्ट्रक्चर हमेशा इलेक्ट्रिकली क्या होगी, न्यूट्रल होगी। समझ में आ गया? तो इसको बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, कुछ मेटल क्या करती है, अपने चार्ज को इंक्रीज कर लेती है। मैंने क्या कहा, कुछ मेटल क्या करती है, अपने चार्ज को इंक्रीज कर लेती है। मैंने बोला है कुछ मेटल, ना कि सभी मेटल। समझ में आ गया? अरे कुछ मेटल अपने चार्ज को क्या कर लेती है, इंक्रीज कर लेती है, ताकि टोटल चार्ज क्या आ जाए, इक्वल हो जाए बच्चों। ओके, कैसे बेटा देख सकते हो, पहले जैसे मान लो +4 -5 हो रहा था, अब देख सकते हो +1 +2 +3 +4 +5। ये बताओ प्लस माइनस इक्वल हुआ है नहीं हुआ? हुआ बच्चों, क्लियर है। तो ये बताओ इसकी जगह वैकेंसी बन गई बच्चों, ये तो वैकेंसी रह गई लेकिन चार्ज इक्वल हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर सम मेटल और कैटायन इंक्रीजेस देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। यस और नो? स्ट्रक्चर की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, कुछ मेटल या कैटायन, हमने बोला है कुछ मेटल या कैटायन, ना कि सभी, कुछ मेटल या कैटायन क्या करती है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर लेती है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अपने चार्ज को, ऑक्सीडेशन स्टेट रेडॉक्स में पढ़ते हैं, जो चार्ज ऑफ सिंगल एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। आ गया समझ में? तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ मेटल या कैटायन क्या करेगी, अपने चार्ज को इंक्रीज कर लेती है बेटा, ताकि टोटल चार्ज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, स्ट्रक्चर वापस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। समझ में आ गया? क्लियर है। चलो बेटा ये जटिल संरचना बनाओ। हम्म, ने बोला था जेई में पूछे तो वो टाइज वाला आ सकता है, चाहे नीट का दो चाहे जेई का दो, कॉपी से सिंगल वर्ड आ ही नहीं सकता, कोई सा पेपर दे लेना। इससे 4-5 क्वेश्चन थे क्या सॉलिड से? तेरे कितने सही थे? अरे चिपका दिया ना। चलो बेटा वो स्टेटमेंट लिखो, इसके बाद स्टेटमेंट लिखो, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, to maintain the electric neutrality of crystal structure, to maintain the electric neutrality of crystal structure, to maintain the electric neutrality of crystal structure, some metal or cation, some metal or cation, some metal or cation increases their oxidation state, some metal or cation increases their oxidation state, some metal or cation increases their oxidation स्टेट। स्ट्रक्चर की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करता है बेटा, कुछ मेटल या कैटायन क्या करती है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी चार्ज को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं बेटा, समझ में आया? अपन ने कहा सम, बच्चों ध्यान रखना सभी चेंज नहीं करते, बस जितने को बैलेंस करने की जरूरत है बेटा उतने बैलेंस क्या करते हैं, अपने चार्ज को इंक्रीज कर लेते हैं, जहां तक स्ट्रक्चर बैलेंस हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? चलो इधर ध्यान दो बच्चों, देखो एक्चुअली मैंने क्या कहा, देखो इस स्टेटमेंट पर क्या होता है, जैसे इस कॉन्सेप्ट पर मैंने कहा न्यूमेरिकल बनते हैं, ये पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे, इन पे न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, पहले बच्चे को थीम ध्यान होना जरूरी है कि कैसे बन सकता है, कंडीशन क्या है, ना कि सीधा फॉर्मूला रटना।
बच्चों देखो नॉर्मली अगर अपन बात करें, अगर ये डिफेक्ट हो जाए, तो बच्चे से पूछे कि मेटल या कैटायन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। सपोज करो जैसे यही केस अपन ले लें, ठीक है, यही केस अपन ने ले लिया, तो देखो +1 भी है +2 भी है, तो ये बताओ आपसे बोले मेटल या कैटायन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या बोलेंगे। अगर सभी का +1 होता तो ओनली +1 बोल देते, सभी का +2 होता तो ओनली +2 बोल देते, लेकिन हमें पता है सभी अपने चार्ज में चेंज करते हैं क्या, नहीं, मैक्सिमम का तो वही रहता है, जितना बैलेंस करने की जरूरत है उतने बैलेंस कर लेते हैं, समझ में आ गया, चेंज कर लेते हैं। तो ये बताओ आपसे बोले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा या +2 होगा, यहाँ पर +1 होगा पक्का। जतिन, संकेत, लविश, प्रेक्षा, रोहित, क्या होगा बेटा, +1 होगा ना, यस और नो, यस और नो, यस और नो, नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, ना +1 होगा ना +2 होगा, ध्यान रखना। इस कंडीशन में क्या करते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर किया जाता है, समझ में आ गया, क्लियर है। जैसे मैं कहूँ बेटा आप 3 बच्चे हो, ठीक है, मान लो आपका वेट अगर मैं करूं कि जैसे मान लो स्टूडेंट का वेट कितना है, तो नॉर्मली बच्चों का अलग अलग वेट है, जैसे मान लो किसी का 50 है, किसी का मान लो 50 है, किसी का 20 है मान लो, ठीक है, तो सभी का वेट अलग अलग है, लेकिन मैं कहूँ स्टूडेंट का वेट क्या होगा, तो आपका क्या लेंगे, तीनों का एवरेज लेंगे बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर है। बस वही बात आ गई, यहाँ मेटल क्या करती है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, इस वजह से क्या होगा, न लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं ना हायर वाली लेते हैं, दोनों ही कंडीशन के लिए क्या लेते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसीडर किया जाता है, यस और नो, क्लियर है। तो मेरा स्टेटमेंट सुनना, इन दिस डिफेक्ट है, in this defect metal is represent more than one types of oxidation state, so average oxidation state of metal is considered, समझ में आ गया, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है तो क्या करते हैं, मेटल का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर किया जाता है। ओनली बोले इस केस में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ना लोअर वाला बताते हैं ना हायर वाला बताते हैं, एवरेज वाला कंसीडर करते हैं, क्लियर है। बच्चा कहेगा सर एवरेज वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट यानी एवरेज, इसकी बात करें बच्चों, देखो ये जो फॉर्मूला होता है इसी पर न्यूमेरिकल बनता है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट A1x प्लस A2y अपॉन क्या करेंगे x प्लस वाई, समझ में आ गया। इस पर बेटा अपन क्वेश्चन करेंगे। बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है, A1 और A2 का मतलब क्या है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, समझ में आ गया। A1 और A2 तो यहाँ पर क्या है बेटा, जो मेटल की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो, क्लियर है, ठीक है। और x एंड y यहाँ पर क्या है, परसेंटेज अमाउंट ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जैसे यहाँ पर +1 की फॉर्म में +2 की फॉर्म में, तो टोटल आयन का इतना परसेंट तो +1 की फॉर्म में है, वो मान लो x की वैल्यू होगी, क्लियर है। और टोटल आयन का इतना परसेंट क्या है, यानी +2 की फॉर्म में है, वो y की वैल्यू होगी, समझ में आ गया। x और y क्या है, इनकी परसेंटेज अमाउंट, क्योंकि टोटल स्ट्रक्चर में दोनों 50-50 को जरूरी है क्या, यस और नो। बैलेंस करने के लिए कितने की जरूरत है, जैसे यहाँ पर 1 के बैलेंस करते हो गया, तो आप देख सकते हो टोटल 5 में एक आयन क्या है, +2 की फॉर्म में है, इसका मतलब 5th पार्ट क्या हो गया, टोटल 5 में एक क्या है, जैसे +2 की फॉर्म में है तो 20% हुआ नहीं हुआ, अरे 100 का टोटल 5 में से एक है तो इसका मतलब 15 हुआ नहीं हुआ, मतलब 20% +2 की फॉर्म में है, और बाकी 80% कहाँ है बच्चों, +1 की फॉर्म में, समझ में आ गया। तो x और y क्या है, दोनों की परसेंटेज अमाउंट, क्लियर है। लिखो बेटा स्टेटमेंट, लिखो इन दिस डिफेक्ट, in this defect metal is represent, in this defect metal is represent, in this defect metal is represent more than one types of oxidation state, in this defect metal is represent more than one types of oxidation state, metal is represent more than one types of oxidation state, so average oxidation state of metal, so average oxidation state of metal is considered, so average oxidation state of metal is considered, मेटल के लिए एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसीडर किया जाता है, ओके ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो बच्चों, इनका मीनिंग लिखा दूंगा नीचे। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब किस कंडीशन में वो है, और जो उस कंडीशन में जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है बेटा उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोल देते हैं, ठीक है। मीनिंग दोनों का सेम वही है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब वो किस चार्ज की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है,
और उस फॉर्म में जो उसका नंबर होगा +1 +2 -1 -2 या 0, उसको ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया बेटा, लिखो A1 एंड A2, इनका मीनिंग लिखो A1 एंड A2, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, 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 X एंड Y, X एंड Y इक्वल टू लिखो परसेंटेज अमाउंट ऑफ, परसेंटेज अमाउंट ऑफ, परसेंटेज अमाउंट ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, परसेंटेज अमाउंट ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, परसेंटेज अमाउंट ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये बताओ इस डिफेक्ट में डेंसिटी पर क्या इफेक्ट आएगा? डिक्रीज होगी बेटा, कॉमन सेंस है, हमें पता आयन स्ट्रक्चर के बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मास डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज। क्लियर है? लिख लो डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस इन दिस डिफेक्ट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस इन दिस डिफेक्ट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस इन दिस डिफेक्ट। चलिए ठीक है, एक लास्ट लिख लो किन में ये होता है, लिख लो द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट this type of defect, this type of defect। ठीक है, दो तीन एग्जांपल लिख लेना बेटा। फॉर एग्जांपल FeO, FeS, NiO, etc, डी ब्लॉक वाले केसेस है वो ऐसा डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये अपने बात की है नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट कंप्लीट किया अपने। नॉन स्टाइकोमेट्री वाला, नॉन स्टाइकोमेट्री अपने कहा था दो टाइप का होता है, मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्लियर है? मेटल एक्सिस दो टाइप से होता है, तो मैंने दोनों अलग अलग कंडीशन बताई है, मेटल डेफिशिएंसी एक ही कंडीशन की वजह से होता है। क्लियर है? चलो बेटा लास्ट डिफेक्ट पढ़ते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में अपने लिखा था डिफेक्ट तीन टाइप के होते हैं, स्टाइकोमेट्री, नॉन स्टाइकोमेट्री और तीसरा कौन सा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, चलो बच्चों नंबर 3 लिखते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट लिख लिए। पहली बात तो बच्चों देखो, मैं आपको हमेशा मीनिंग जरूर बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। हमने जो लिखा है ऐसा नहीं बुक्स की लैंग्वेज रटना ही हमको नहीं। मैंने कहा था इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कचरा मिला दे। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर के खुद के जो आयन है उसकी जगह को दूसरा आयन प्रेजेंट होना। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा बेटा? स्ट्रक्चर के खुद के जो कैटायन एनायन है उसकी जगह को दूसरा एक्स्ट्रा बाहर से कोई एक्स्ट्रा आयन मिला देना, इसको क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटी कंसिडर करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? तो क्या कहेंगे? दिस डिफेक्ट है अकर इन व्हेन द इम्प्योरिटी ऑफ है, यानी या फिर एक्स्ट्रा कैटायन क्या करे, स्ट्रक्चर के बाहर से कुछ एक्स्ट्रा आयन, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, वो अगर ऐड कर दे तो क्या होता है? यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्रिएट होता है बेटा। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर डिफेक्ट कैसे क्रिएट होगा? तो डिफेक्ट के लिए हमने क्या कहा था? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर चले जाना। यस और नो? अरे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का क्या करना? अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर चले जाना। क्लियर है? अब इसका मतलब सर यहाँ पर डिफेक्ट कैसे आएगा? तो बच्चों आप जो एक्स्ट्रा आयन मिला रहे हो, जैसे मैंने क्या कहा, इम्प्योरिटी मिलाने से पहले मान लो स्ट्रक्चर का चार्ज बैलेंस था, +10 था, -10 था। क्लियर है? अरे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या नहीं है? है बच्चों। अब आपने क्या किया, कोई दूसरा एक्स्ट्रा +2 चार्ज वाला आयन आपने मिला दिया, तो ये बताओ टोटल प्लस कितना हो गया? +12 और माइनस कितना है? 10। ये इनबैलेंस है या नहीं है? इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा? स्ट्रक्चर के खुद के दो आयन क्या हो जाएंगे, या मतलब जो +2 क्रिएट करते हैं, +2 चार्ज के आयन क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे, स्ट्रक्चर को छोड़कर चले जाएंगे। यस और नो? तो वापस हमें पता है +12 हो गया था, इसमें से +2 चार्ज वापस रिमूव हो गया, तो वापस क्या हो गया? +10 -10 इक्वल हुआ नहीं हुआ? हुआ। लेकिन चार्ज को बैलेंस करने के लिए +2 चार्ज वाले आयन को स्ट्रक्चर छोड़ के जाना पड़ा नहीं पड़ा, और पार्टिकल को अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर जाना, यही तो क्या है? इफेक्ट है। क्लियर है? चलो बेटा दूसरा केस देख सकते हो, एनायन वाला भी केस हो सकता है। कैसे? मान लो +10 -10 चार्ज बैलेंस था,
आपने -2 चार्ज और मिला दिया तो -12 + 10, ये बताओ डिस्टर्बेंस हुआ नहीं हुआ? हुआ बच्चों। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए स्ट्रक्चर के खुद के जो एनायन थे बच्चों वो अपने लेटिस पॉइंट छोड़कर स्ट्रक्चर के बाहर चले जाते हैं ताकि चार्ज बैलेंस कर सके। तो +10 -10 वापस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, चार्ज इक्वल हो जाता है। यस और नो? इस वजह से क्या होता है, यानी कहने का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, स्ट्रक्चर के खुद के आयन क्या होते हैं, लेटिस पॉइंट को छोड़कर चले जाते हैं। इसी को तो अपन क्या कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ओके, लिखो बेटा। लिखो दिस टाइप डिफेक्ट, दिस टाइप डिफेक्ट, दिस टाइप डिफेक्ट अकर, दिस टाइप डिफेक्ट अकर by addition of foreigner substance। और जैसे मैंने कहा था फॉरेनर सबस्टांस का मतलब ये नहीं यूरोप से लाके मिलाएंगे खुद से। बाय एडिशन ऑफ फॉरेनर सबस्टांस, ब्रैकेट में लिखना इम्प्योरिटी, बाय एडिशन ऑफ फॉरेनर सबस्टांस और इम्प्योरिटी इन एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दिस टाइप डिफेक्ट अकर बाय एडिशन ऑफ फॉरेनर सबस्टांस और इम्प्योरिटी इन एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो बच्चों अब इधर ध्यान दो। अब मैंने क्या बोला, देखो एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, इसकी एक एक वर्डिंग को खासकर अच्छे सुनना बच्चों। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है ये अपन प्रूव करेंगे, स्ट्रक्चर का जो एग्जांपल से समझेंगे। क्या, व्हेन द इम्प्योरिटी ऑफ डिफरेंट वैलेंसी आयन, इधर ध्यान दो, व्हेन द इम्प्योरिटी ऑफ डिफरेंट वैलेंसी आयन, पहली बात तो इम्प्योरिटी का मतलब समझ गए, स्ट्रक्चर के अलावा दूसरा कोई आयन। क्लियर है? ठीक है, व्हेन द इम्प्योरिटी ऑफ डिफरेंट वैलेंसी आयन, डिफरेंट वैलेंसी आयन का मतलब क्या, जो आयन आप ऐड कर रहे हो उसका चार्ज क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर वाले आयन्स के चार्ज से डिफरेंट होना चाहिए। समझ में आ गया? डिफरेंट वैलेंसी आयन का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर के खुद के जो आयनों का चार्ज है, जैसे +1 -1 है या +2 -2 है, तो आप जो मिला रहे हो उसका चार्ज क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर वाले आयन के इक्वल नहीं होना चाहिए। डिफरेंट वैलेंसी आयन अलग चार्ज वाला। क्लियर? बच्चा कहेगा सर क्यों, इस बात को मैं प्रूफ करूंगा बच्चों, मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा। देखो बेटा, अगर सेम वैलेंसी आयन वाला होता तो ऐसा होगा क्या, आप खुद इस बात को समझोगे। ओके, अभी वर्डिंग अच्छे सुनना, बच्चे के दिमाग में क्या होना चाहिए, when the impurity of different valency ion added in any crystal structure then cationic और anionic voids are formed। मैंने बोला है cationic और anionic, या तो cationic या anionic, मैंने दोनों क्यों बोला, बीच में और क्यों लगाया बेटा? बिल्कुल बेटा, सीधी सी बात है, आप इम्प्योरिटी की फॉर्म में कैटायन मिला रहे हो या एनायन मिला रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा। अगर आप कैटायन मिलाओगे तो उसको बैलेंस करने के लिए कैटायन रिमूव होगा, अगर एनायन मिलाओगे तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए एनायन रिमूव होगा, तो जो रिमूव होगा वैसी वॉइड बनेगी। समझ में आ गया? तो क्या कहा, व्हेन द इम्प्योरिटी ऑफ डिफरेंट वैलेंसी आयन added in any crystal structure then cationic or anionic voids are formed to maintain the electric neutrality of crystal structure। बात समझ में आई क्या? यानी जब किसी डिफरेंट वैलेंसी आयन को किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कैटायनिक या एनायनिक वॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया? रीजन क्या है इसका, चार्ज बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए। समझ में आ गया? स्टेटमेंट लिखो बेटा, लिखो, व्हेन द इम्प्योरिटी ऑफ है, व्हेन द इम्प्योरिटी ऑफ डिफरेंट वैलेंसी आयन, when the impurity of different valency ion, when the impurity of different valency ion, when the impurity of different valency ion added in any crystal structure, when the impurity of different valency ion added in any crystal structure, when the impurity of different valency ion added in any crystal structure then cationic or anionic voids, then cationic or anionic voids, then cationic or anionic voids are formed, then cationic or anionic voids are formed to maintain, then cationic or anionic voids are formed to maintain the electric neutrality of crystal structure, then cationic or anionic voids are formed to maintain the electric neutrality of crystal structure, to maintain the electric neutrality of crystal structure।
टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लियर है। और एक बात खास कर ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है, क्या सर कितनी वोल्ट बनेगी? अरे वोल्ट बनेगी सर, ये तो आपने कह दिया कि केटाइन एनायन ऐड करते हो तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए वोल्ट बनेगी, लेकिन कम से कम कितनी वोल्ट बनेगी इसका कोई ठिकाना तो होना चाहिए ना। इसी पर न्यूमेरिकल बनेगा बेटा, समझ में आ गया? न्यूमेरिकल कहाँ से बनेगा? उसमें न्यूमेरिकल कहाँ बनाएगा? जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उस पर क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है। इस पर क्वेश्चन कहाँ बनेगा? कितनी वोल्ट बनेगी, इसमें ये मिला दे नंबर ऑफ फॉर्म्ड वोल्ट क्या होगा। क्लियर है। तो ये की पॉइंट दिमाग में सेट रखना कि सर कितनी वोल्ट बनेगी, तो ये ध्यान रखना द नंबर ऑफ फॉर्म्ड वोल्ट आर कैलकुलेटेड बाई बैलेंसिंग द चार्ज ऑफ एडेड आयन एंड रिमूवल आयन। यस और नो? मैंने क्या कहा, बात समझ में आ गई? कितनी वोल्ट का फॉर्मेशन होगा, ये कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों? ऐड होने वाले आयन का रिमूव होने वाले आयन के साथ चार्ज बैलेंस करने से। आ गया समझ में? सीधी सी बात है। न्यूट्रलिटी मेंटेन कब रहेगी? जब जितना ऐड हो उतना ही रिमूव हो बच्चों। यस और नो? तो चार्ज को बैलेंस के चक्कर में जो फ्री वैकेंसी बच गई उतनी ही वोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है। लिखो बेटा स्टार मार्क करके, ये की पॉइंट खास कर ध्यान रखना। द नंबर ऑफ फॉर्म्ड वॉइड, the number of formed void, the number of formed void, कामा कर लेना इस पॉइंट को, जब भी रिवाइज करो ध्यान रखना। the number of formed voids are calculated by the number of formed void are calculated by balancing the charge of added ion, balancing the charge of added ion and removal ion, balancing the charge of added ion and removal ion, बैलेंसिंग द चार्ज ऑफ एडेड आयन एंड रिमूवल आयन। ऐड होने वाले आयन का रिमूव होने वाले आयन के साथ चार्ज बैलेंस करने से क्या करेंगे बच्चों? वोइड कैलकुलेट करेंगे, कितनी वोइड का फॉर्मेशन है हुआ है। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ओके ठीक है। और एक चीज और जरूर ध्यान रखना बच्चों, क्या ये थोड़ा सा फॉर्मूला मान लो, कुछ भी मान लो, क्या नंबर ऑफ फॉर्म्ड वोइड, कितनी वोइड का फॉर्मेशन होगा, तो ये ध्यान रखना, क्या नंबर ऑफ रिमूवल आयंस माइनस नंबर ऑफ एडेड आयन। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ वॉइड्स आ जाएगा। कैसे बच्चों? सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, मान लो किसी बेंच पे क्या होगा, 4 बच्चे बैठ सकते हैं। ओके इधर ध्यान दो, किसी बेंच पे मान लो 4 बच्चे बैठ सकते हैं बच्चों, तो क्या होगा? 4 बच्चों को अगर मान लो हटा के, उनको हटा के उसकी जगह मान लो 2 बच्चे बिठा दिए जाए कोई दूसरे, तो ये बताओ वैकेंसी कितनी बन गई? सीधी सी बात है, 2 सीट की वैकेंसी है या नहीं है? सेम वही केस है। मैंने क्या लिखा? नंबर ऑफ रिमूवल आयन, कितने स्टूडेंट रिमूव हो गए थे बेंच से? 4 रिमूव हो गए थे। ऐड कितने हुए? नए कितने बैठे हैं? 2। इसका मतलब 2 बच्चों इसके 2 तो बैठ जाएंगे। ये बात एक्सेप्शनल केस जरूर है, जैसे अपने विशाल जैसे हो तो क्या होगा, 2 बच्चों के लिए भी कम पड़ेगी, 4 जैसी वाली पोजीशन होगी। अपना विशाल था ना, याद है ना, हैंडसम विशाल, तुझे तो याद होगा। तो क्या होगा, अगर वैसे बच्चे हो तो मान सकते हो एक्सेप्शनल केस है बेटा, नोट लगा के अलग से लिखाऊंगा। ओके, लेकिन नॉर्मल केसेस की अगर अपन बात करें तो क्या 4 स्टूडेंट क्या होगा, अगर मान लो रिमूव हो रहे तो उनकी जगह 2 अगर बैठ रहे तो वैकेंसी कितनी बच गई? 2। वही तो वोट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो रिमूव होने वाले आयन का ऐड होने वाले आयन के नंबर से डिफरेंस कर दोगे, नंबर ऑफ वोट्स आ जाएगी। क्लियर है? लिखो बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा होगा तभी तो उसके कंपेरेटिव में क्या होगा, ज्यादा आयन रिलीज होंगे। अरे सीधी सी बात है बच्चों, क्या मान लो 2 बच्चों को हटाया, 2 बच्चों को हटाया तो समथिंग मान लो कोई बच्चा बिठा रहे हैं उसकी जगह, एक बात तो श्योर है उस बच्चे का वेट 2 के बराबर नहीं तो कम से कम 1 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, 1 से थोड़ा ज्यादा होगा तो 1 पर बैठ जाएगा, बाकी फ्री स्पेस होगा नहीं होगा, वही बात है बेटा। ओके, तो अपन ने क्या कहा, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वॉइड्स आ जाएगी। ओके बच्चों, देखो आपको एक एग्जांपल करके बता रहा हूं बच्चों इस पर मैं। ओके, आपको क्वेश्चन उसी मेथड के अकॉर्डिंग करना है। क्लियर है? आपको जो मैं एग्जांपल करके बता रहा हूं उसमें मैं डायग्राम बना के भी बताऊंगा स्ट्रक्चर का, लेकिन डायग्राम बना के एक एग्जाम्पल समझ लोगे तो आपको जो क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आपको टाइम पास नहीं करना पड़ेगा, डायग्राम बना के करूंगा। जो मैंने स्टेप बताए हैं, चार्ज बैलेंस करना, डिफरेंस कर देना, डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा 2-3 स्टेप में। समझ में आ गया? फिर आपको टाइम पास नहीं करना पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चों, एक एग्जांपल करके देखते हैं इस पर सर कैसे होगा, बात करते हैं बच्चों। देखो एक एग्जांपल लिखो,
एडिशन, इसके लिए वर्ड बेटा ये भी यूज कर लेता है डोपिंग। जैसे अपन सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन करते हैं वहां पर वर्ड यूज करते हैं, नहीं करते? डोपिंग। सिलिकॉन जर्मेनियम का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, याद है ना? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ोगे एडिशन ऑफ Al+3 आयंस इन NaCl स्ट्रक्चर। ये मैंने एग्जांपल लिखा है, ठीक है। चलो पेन कॉपी छोड़ो, एक बार बोर्ड पे समझना बच्चों। बच्चों देखो सबसे पहले अपन ने क्या कहा बच्चों, देखो सबसे पहले एक NaCl की स्ट्रक्चर बना लो। चलो साथ साथ स्ट्रक्चर बना लो, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, तो सीधी स्ट्रक्चर बनानी है, टाइम पास की जरूरत नहीं है अपन को। साथ साथ एक स्ट्रक्चर बना लो। चलो बेटा अब इस बात को समझना, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बेटा, अब इस बात को समझना। चलो पेन कॉपी छोड़ो और पहले समझो अपन ने क्या कहा बेटा। देखो मैंने क्या लिखा है, एडिशन ऑफ Al+3 आयन इन NaCl स्ट्रक्चर, यानी NaCl की स्ट्रक्चर में आप क्या कर रहे हो बच्चों, Al+3 को ऐड कर रहे हो, डोपिंग कर रहे हो। एडिशन या फिर डोपिंग कोई सा वर्ड यूज कर सकता है, क्लियर है बच्चों। सबसे पहली बात तो देखो ऐड करने से पहले स्ट्रक्चर में कौन कौन था, Na+ और Cl-। पहले जहां पर अपन ओनली केटायन एनायन को लिखते थे, अब मैंने क्या किया, Na+ और Cl- को लिख दिया है बच्चों, क्लियर है। तो Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रक्चर थी, क्लियर है। अब अपन ऐड किसको कर रहे हैं बच्चों, Al+3 को, ठीक है। यानी मैं प्लस का सिंबल क्यों लगा रहा हूं, यानी इसको हमें स्ट्रक्चर में ऐड करना है, क्लियर है। तो ये बताओ अगर Al+3 अगर हम ऐड करेंगे तो बैलेंस करने के लिए रिमूव भी कौन होगा, Na+ होगा। सीधी सी बात है, कैटायन को बैलेंस करने के लिए कैटायन ही रिलीज होगा बच्चों। तो क्या करेंगे, इसको मैं माइनस लिख रहा हूं, यानी Na+ क्या होगा, माइनस होगा, रिमूव होगा स्ट्रक्चर से, ओके। अब कितना रिमूव होगा बच्चों, वो स्टेप बाय स्टेप यूज करना, कितना देखते हैं बेटा। बिल्कुल बच्चों, मैंने क्या कहा, सबसे पहले चार्ज बैलेंस कर देंगे बच्चों, ओके। पहला स्टेप क्या है, मैंने क्या कहा था, यानी द नंबर ऑफ फॉर्म्ड वॉइड कैलकुलेटेड बाय बैलेंसिंग द चार्ज ऑफ एडेड आयन एंड रिमूवल आयन, यानी ऐड होने वाले आयन का रिमूव होने वाले आयन से क्या करो, चार्ज बैलेंस कर दो। पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, बैलेंसिंग, चार्ज बैलेंसिंग। यानी सबसे पहले अगर मैं चार्ज करूं बच्चों बैलेंस को, तो देखो कैसे करना। चार्ज बैलेंसिंग की अगर मैं बात करूं तो ऐड कौन हो रहा है, Al+3, यस और नो, ठीक है। रिमूव कौन हो रहा है बच्चों, Na+, क्लियर है। चार्ज बैलेंस है क्या ये, यस और नो, नो बेटा। देखो हमें पता है Al+3 पर चार्ज कितना है, +3, एक Na पर चार्ज कितना होगा, एक Na पर +1 है, तो रिमूव होने के लिए हमें पता इक्वल चार्ज बैलेंस होना चाहिए, जितना ऐड उतना ही रिमूव, तभी तो स्ट्रक्चर बैलेंस रहेगी, क्लियर है। इसका मतलब एक सोडियम पर बेटा +1 है, तो 3 पर क्या हो जाएगा, +3। तो ये बताओ बच्चों +3 बराबर हुआ नहीं हुआ, ये हो गया चार्ज बैलेंस, समझ में आ गया, ये क्या हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में अगर एक Al+3 ऐड होगा तो कितने Na रिमूव होंगे, 3 Na रिमूव होंगे बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर है। अब अपने क्या कहा, नंबर ऑफ फॉर्म्ड वॉइड, नंबर ऑफ फॉर्म्ड वॉइड्स, कितनी वॉइड का फॉर्मेशन होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ रिमूवल आयन, कितने रिमूव हो गए बच्चों, 3, इसका मतलब 3 रिमूव होंगे, माइनस नंबर ऑफ एडेड आयन, कितने ऐड होंगे, 1, यानी इसका मतलब कितना हो गया बच्चों, 2 वॉइड्स, यानी कितनी वॉइड बन गई, 2 वॉइड बन गई, यस और नो, क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो एक बात तो श्योर है, आफ्टर डिफेक्ट इस स्ट्रक्चर में हमें 3 Na+ को रिमूव करना है, यस और नो, 3 Na+ को रिमूव करना है, तो बच्चों कर दो। इसका मतलब जैसे मान लो ये Na+, ऐसा कैसा, ये Cl-, ये Na+ चला गया, तो Cl-, ये Na+, क्लियर है, ये Cl-, ये मान लो Na+ चला गया, तो Cl-, ये Na+ चला गया, तो फिर से Cl-। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 3 वॉइड अगर बन गई, खड़ा हो जतिन, खड़ा हो, मुंह धो गया, इतनी बार क्या क्लास में बेटा उबाश मत पढ़ा कर बेटा, क्लास स्टार्ट होने से पहले मुंह धो के बैठा कर, आराम से एनर्जेटिक होगी, बाकी जा सही से बैठा कर। लास्ट ईयर तुझे कई बार बोला इस चीज को, इसलिए गेन नहीं कर पाता तू, दिमाग को एनर्जेटिक रखा करो। अरे बेवकूफो, ये जिंदगी में टाइम बार बार नहीं आएगा, ठीक है, नो डाउट सबके साथ होता है, लेकिन अपना किसी चीज में मन नहीं है तब जरूर वही बात है, बॉडी अपना लेजी हो जाती है, लेकिन ऐसा काम होने ही मत हो।
लेकिन जब कई बार देखा ना बहुत टेंशन होती है तो अपनी नींद भूख सब उड़ जाती है, वो कंडीशन आ जाएगी ना, उस दिन सक्सेस तुम्हारे पास झक मार के अपने आप आएगी, समझ रहे हो ना। लेकिन जब अपन वही बात है, बॉडी आराम मांग रही है, सुस्ती आ रही है, उबासी आ रही है, भूख लग रही है, नींद भी आ रही है, कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आई क्या? अभी वो गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा ने स्टेटमेंट भी दिया था, ठीक है, मैंने मैसेज भी किया था बच्चों को, कुछ नए बच्चों को साइन नहीं किया होगा लेकिन पुराने वाले बच्चों को ग्रुप में मैंने मैसेज भी किया था ताकि कोई बात 6 हो। उसने भी यही इसने बोला मेडल से कि मेडल जीतने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, वही बात है। लेकिन जब तक खूब सारी सक्सेस करने के बाद भी थकान ना हो, ठीक है, न आपको नींद आए, ना भूख लगे, कुछ भी आपकी सक्सेस के अलावा कुछ आपको नहीं दिखे, तो ही वही बात है, समझ आना आप नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हो। समझ में आ गया क्या? थोड़ा एनर्जेटिक होकर बैठा करो बेटा, एक एक चीज को कैच किया करो, दिमाग चलाया करो, ये क्या हो रहा। दिमाग चलाओगे तो दिमाग कभी लेजी होगा ही नहीं, और दिमाग लेजी नहीं होगा तो वही बात है, अपनी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना बच्चों। तो अपने क्या कहा बेटा, देखो अपन सोचते हैं जैसे मास्क लगा के सर को कुछ पता नहीं चलेगा, सर को सब पता है, सब पता है बेटा, ठीक है। बच्चे को सामने खड़ा करके बता देते हैं बच्चा कितना पानी में, सच सही है। फोन पे बात करके बता सकते हैं चैलेंज के साथ, तुम अपने किसी फ्रेंड से फोन पे बात करवा देना 1 मिनट खाली, और पूछ लेना कि सर ये पढ़ाई में कैसा है, इसका नेचर कैसा है, करेक्टर कैसा है, खाली फोन पे बात कर, वीडियो कॉल नहीं, वॉइस कॉल, सारा बता देंगे, उसका पूरी डिटेल निकाल देंगे कैसा है, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनकर, बात करने का तरीका सुनकर। तो ये ध्यान रखना, तुम तो सामने बैठे हो बेटा, चलो ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहा करो बेटा, तुम्हारा ही फायदा, ये टाइम निकल जाएगा ना, कोई फायदा नहीं इन चीज़ों का। तो समझना इस चीज़ को, देखो कैसे करना, क्या करना। तो मैंने क्या कहा बच्चों, चार्ज हमने बैलेंस कर लिया, चार्ज हमने बैलेंस किया तो क्या किया, Al+3 ऐड हुआ तो 3Na+ रिमूव हो गया, क्लियर है। इसका मतलब 3Na+ मैंने रिमूव कर दिया, क्लियर है, 3Na+ रिमूव कर दिया। बच्चे का आंसर क्या होगा, सर 3 वर्ड बन गई, वर्ड 3 बनेगी क्या? मैंने तो तरीका भी आपको बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकली आप समझोगे तो क्या, 3 वैकेंसी बनी थी, उसमें से एक Al+3 खुद भी तो ऐड होगा या नहीं होगा, यस और नो? अरे एक Al+3 ऐड होगा नहीं होगा? होगा बच्चों, एक Al+3 खुद ऐड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वर्ड क्या होगी बच्चों, ये फ्री स्पेस है या नहीं है, तो ये क्या है, ये आपकी फॉर्म्ड वॉइड्स है, जो वॉइड्स बन रही है वो है बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर है। बच्चा कहेगा सर बस यही क्वेश्चन बनेगा क्या, नहीं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा लास्ट में, फाइनली पूछा क्या, जो आयन ऐड कर रहा है उसका नंबर आपको देगा। मैंने क्या कहा, जो आयन ऐड कर रहा है उसका नंबर आपको देगा, और उससे कंपेयर करते हुए आपको वॉइड का नंबर कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया? आयन कौन सा ऐड हो रहा है बच्चों, Al+3, सपोज करो Al+3 का नंबर x है, सपोज करो x Al+3 ऐड कर रहा है, तो ये बताओ नंबर ऑफ फॉर्म्ड वॉइड क्या होगी, 2x होगी बेटा। समझ में आया? मैंने क्या कहा, क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको जो ऐड कर रहा है उस आयन का नंबर देगा, इस स्ट्रक्चर में इतने ये आयन ऐड करने पर कितनी वॉइड बनेगी, तो जो आपको डाटा दे रखा उससे कंपेयर करते हुए आपको आंसर देना है, उसके इक्वल होगा, हाफ होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, जो भी होगा बच्चों, ओके। तो लास्ट में मैं क्या लिख सकता हूं, क्या, नंबर ऑफ फॉर्म्ड वॉइड्स, नंबर ऑफ फॉर्म्ड वॉइड से इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, हमें पता है, देखो दो वॉइड बन रही थी, दो वॉइड कब बन रही थी, जब एक Al+3 ऐड हुआ, यस और नो? अरे 1 तो है या नहीं है, इसका मतलब क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ Al+3 आयंस। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा? अब बताओ कोई डाउट? ओके, हमने एक स्टेटमेंट बोला था बेटा, व्हेन द, क्या बोलेंगे, impurity of different valency ion, क्लियर है, when the impurity of different valency ion added in any crystal structure, then to maintain the electric neutrality of crystal structure, cationic और anionic voids are formed। जब डिफरेंट वैलेंसी आयन इंप्योरिटी को ऐड किया जाता है तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कैटायनिक या एनायनिक वर्ड बनती है। यहाँ कैटायन ऐड करें तो वर्ड भी कौन सी बनेगी, कैटायनिक बनेगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने बोला था वर्ड कब बनेगी, जब डिफरेंट वैलेंसी आयन वाला मिलाएंगे। कैसे, यहाँ पर बच्चों में Al+3 की जगह ये बताओ K+ मिला दूं तो ये बताओ कितनी वर्ड बनेगी, जैसे विशाल करता था 0। समझ में आ गया, क्लियर है? क्यों, सीधी सी बात है, +1 रिमूव होगा, +1 ऐड हो जाएगा, काम खत्म। कोई वर्ड बनेगी क्या, नहीं बेटा। लेकिन वर्ड कब बनेगी, जब चार्ज डिफरेंट होगा। समझ में आ गया? उसको बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ आयन अनइक्वल आएगा, अनइक्वल आएगा तो कुछ की जगह आयन खुद ऐड हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएंगे, फ्री वर्ड्स यानी वैकेंसी बन जाएगी। समझ में आ गया? उस वर्ड का मतलब ये था। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? आप तो फटाफट
चलो बेटा जान दे। चलो तो ये तो अपने बात की है क्या, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट में आपको क्या करना है, कैसे करना है। ओके बच्चों, एक फॉर्मूला और ध्यान रखना। नॉर्मली वो फॉर्मूला क्या बेटा, 1 बजे से एआईपीएमटी, पहले एआईपीएमटी होती थी, उसमें पहले एक बार क्वेश्चन आया हुआ बच्चों उस कॉन्सेप्ट पर, तो सीधा कॉन्सेप्ट है बेटा, वो एक्चुअल में होता कैसे वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इसी पर बेस्ड है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए सीधा डाटा वैल्यू पुट करने वाला, वो तो गलत होना ही नहीं चाहिए कभी, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ पेन लगाना अपन को। ठीक है, चलो बेटा नोट लगा के एक फॉर्मूला लिख लो। लिखो, फ्री स्पेस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर या वैकेंट स्पेस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इक्वल टू फॉर्मूला बेटा, ये काम आता है डी थ्योरिकल माइनस डी ऑब्जर्व्ड अपॉन डी थ्योरिकल मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? चलो इनका मीनिंग क्या होता है ये जरूर लिखो बेटा। डी टी एच क्या है, लिखो थ्योरेटिकल डेंसिटी, थ्योरेटिकल डेंसिटी, थ्योरेटिकल डेंसिटी लिख लिए। और ये तो हर टीचर लिखाता है, ये ऐसा होता है, ये थ्योरेटिकली ऑब्जर्व, लेकिन खास बात समझने वाली क्या होती है, ये जो लिखा आपने डी थ्योरेटिकल इक्वल टू क्या लिखा, थ्योरेटिकल डेंसिटी, एरो लगा के लिखो बेटा, डेंसिटी बिफोर डिफेक्ट, डेंसिटी बिफोर डिफेक्ट, डिफेक्ट से पहले की डेंसिटी क्या है। ओके लिखो बेटा डीओबी, डीओबी ऑब्जर्व डेंसिटी, ऑब्जर्व डेंसिटी। ठीक है, इसके आगे लिखो डेंसिटी आफ्टर डिफेक्ट, डेंसिटी आफ्टर डिफेक्ट। क्लियर है? ठीक है, अब कई बार बच्चों देखो क्या करेगा, कई बार क्वेश्चन में आपसे चल के ये नहीं बोलेगा कि ये डेंसिटी डिफेक्ट से पहले की है या डिफेक्ट के बाद की है, या फिर थ्योरेटिकली या ऑब्जर्व्ड है, क्योंकि डायरेक्टली थ्योरेटिकल या ऑब्जर्व्ड बोल दे या डिफेक्ट से पहले की या डिफेक्ट के बाद की डेंसिटी बोल दे, तब तो आप समझ सकते हो। ओके, कई बार आपको अलग ही वर्ड दे देगा, जैसे मैंने कहा नीट, पहले एआईपीएमटी होती थी नीट की जगह, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था एक्स-रे डेंसिटी, पिक्नोमेट्री डेंसिटी। ओके, एक डेंसिटी कौन सी है, एक्सरे डेंसिटी है, एक डेंसिटी कौन सी है, पिक्नोमेट्री डेंसिटी है। जानबूझ के उसे दो लेबोरेटरी लैंग्वेज दे दी बेटा, जो लेबोरेटरी में नॉर्मली यूज करते हैं पिक्नोमेट्री, एक्सरे डेंसिटी वगैरह, तो नॉर्मली ये लैंग्वेज दे दी। अब बच्चा कहे सर कैसे करूं, तो ध्यान रखना, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जब आपको थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व या बिफोर आफ्टर डेंसिटी का कोई आइडिया नहीं हो, तो क्या करना है बच्चों, उस कंडीशन में ये चीज ध्यान रखना बच्चों, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। क्या, जनरली डी थ्योरिकल ग्रेटर देन डी ऑब्जर्व्ड, काम खत्म। अगर आपको क्लियरली नहीं बोल रहा है क्या कि थ्योरेटिकल ऑब्जर्व्ड वाली डेंसिटी कौन सी है या डिफेक्ट से पहले डिफेक्ट के बाद वाली कौन सी है, तो आपको क्या करना है, जो ग्रेटर होगी वो क्या करना, थ्योरेटिकल के लिए बात कर लेना। क्लियर है? और जो लेस होगी वो कौन सी, ऑब्जर्व्ड वाली होगी बेटा, क्योंकि कॉमन सेंस है बच्चों। देखो फ्री स्पेस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अरे फ्री स्पेस कितना होगा, तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी नहीं आएगी, आए चाहे डेसिमल में, लेकिन पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी, पॉजिटिव कब आएगी, जब थ्योरेटिकल वाला ग्रेटर हो। समझ में आ गया? तो ऐसी कंडीशन अगर आ जाए, क्लियरली आइडिया नहीं हो, तो ज्यादा वैल्यू हो कौन सी करना, थ्योरेटिकल। अगर सीधा दो डेंसिटी देके बोला जाए फ्री स्पेस कितना होगा, ये यूज करना। समझ में आ गया? क्लियर है? नोट करो। चलिए चलो, तो ये अपने कंप्लीट किया बच्चों, डिफेक्ट कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, कैसे करना है। अब जैसे मैंने कहा था लास्ट के जो दो डिफेक्ट अपने लिखे हैं बेटा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एक कौन सा, उससे पहले कौन सा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ध्यान है ना, उन पे मैंने कहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा इन पर। ओके चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कैसे आता है, लिखो। और ये जो क्वेश्चन एक तो बच्चों देखो एआईपीएमटी में आया हुआ है, और फर्स्ट टाइम जब आया था क्वेश्चन तो बच्चों को हवा ही नहीं लगी थी कि ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या। ओके, लेकिन हमें हवा जरूर लगेगी बच्चों, क्योंकि एक एक चीज आपको बताई गई है। चलो लिखो, लिखो 10⁻³ मोल परसेंट SrCl2। और एग्जाम का नाम जरूर लिखना बच्चों, तो 3-4 क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार एग्जाम में, सीधा देखते टिक लगना चाहिए आंखों से।
ये होगा 10⁻³ मोल परसेंट SrCl2 डॉप्ड इन NaCl, डॉप्ड इन NaCl structure, then calculate the number of formed cationic voids. Then calculate the number of formed cationic voids in structure. Then calculate the number of formed cationic voids in structure. Then calculate the number of formed cationic voids in structure. देखो बेटा कैसे करना है, क्या करना है, इधर ध्यान दो बच्चों, समझना इस चीज को कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों देखो मैंने आपको मेथड बताया, घर जाके सोल्व जरूर करना बच्चों, बिना देखे, ओके कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। देखो बेटा कैसे, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, चार्ज बैलेंसिंग वाला, याद है ना। अब स्ट्रक्चर बना के टाइम पास करने की जरूरत है क्या LKG UKG के बच्चों की तरह? नहीं बेटा, वो तो मैंने खाली दिमाग में एक इमेजिनेशन के लिए बच्चों आपको बताया था। इस टाइप से ये आयन रिमूव हो जाएंगे, एक जगह ये आयन चला जाएगा और इतने फ्री स्पेस बच जाएंगे। क्लियर है? लेकिन अब डायरेक्टली कर सकते हो कैसे। सबसे पहला स्टेप अपना क्या है बच्चों, चार्ज बैलेंसिंग, यस और नो, ठीक है। चार्ज बैलेंसिंग की अगर अपन बात करें तो सीधी सी बात है, कैटायनिक वॉइड की बात कर रहा है कि कितनी कैटायनिक वॉइड बनेगी। तो कैटायनिक वॉइड किसकी वजह से बनेगी, Sr+2 या Cl- की वजह से, स्ट्रोंशियम +2 Sr+2 की वजह से, यस और नो। कैटायन ऐड होगा तभी तो कैटायनिक वॉइड बनेगी। तो सबसे पहले ऐड होने वाले आयन का, इधर ध्यान दो, ऐड होने वाले आयन का रिमूव होने वाले आयन से चार्ज बैलेंस कर लो बच्चों। रिमूव कौन होगा बच्चों, Sr+2 अगर ऐड होगा तो उसकी जगह रिमूव कौन होगा, Na+ रिमूव होगा। क्लियर है? चार्ज बैलेंस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। एक Sr+2, Sr पे +2 चार्ज है तो रिमूव होने वाला भी +2 होना चाहिए। तो यहाँ क्या करूँ बच्चों, इस पे +2 कर दूं क्या? अरे इतनी खतरनाक मैथमेटिक्स मत लगा देना बेटा, खुद पे कंट्रोल रखना, ध्यान रखना बेटा, इतनी भयंकर मैथमेटिक्स मत लगा देना। रे सर ने कहा था 2 कर देना, लेकिन कहाँ 2 करना है ये भी ध्यान रखना बच्चों। क्लियर है? इसका मतलब एक बात तो श्योर है, एक Sr+2 ऐड होगा तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 Na+ रिमूव होगा। क्लियर है? ठीक है बेटा। अब बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फॉर्म्ड वॉइड्स, कितनी वॉइड बनेगी बेटा। तो क्या करेंगे अपन, Na+ कितना है, देखो रिमूव होने वाला कितना है बेटा 2, ऐड होने वाला कितना है, इसका मतलब क्या होगी 1 वॉइड, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन बनेगा क्या LKG UKG के बच्चों की तरह? नहीं, आपको कुछ एक्स्ट्रा डाटा देगा, उससे कंपेयर करते हुए आपको आंसर देना है। क्लियर है? तो बच्चों देखो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूं, नंबर ऑफ फॉर्म्ड वॉइड, नंबर ऑफ फॉर्म्ड वॉइड्स इक्वल टू, देखो बच्चों एक Sr+2 अगर ऐड होगा तो वॉइड भी कितनी बन रही है, एक ही बन रही है। इसका मतलब नंबर ऑफ फॉर्म्ड वॉइड नंबर ऑफ Sr+2 के इक्वल है या नहीं है बच्चों। क्लियर है? इसका मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, नंबर ऑफ Sr+2 आयंस, यस और नो। अरे इन आयन का जितना नंबर होगा वॉइड भी उसके इक्वल है या नहीं है, 1 ऐड होगा 1 ही वॉइड बन रही है। क्लियर है? बस अब क्या करेंगे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में अपन डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या करते हैं, मोल की हेल्प से कैसे करते हैं, N/Na। कैपिटल N क्या करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, Na क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर होता है बच्चों। तो मोल में जैसे अपन क्या करते हैं, स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है, N/Na, स्मॉल n क्या होता है, N/Na, यानी ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर? Na क्या है, अवोगाड्रो नंबर। तो इसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, अगर हमें कैपिटल N कैलकुलेट करना है तो मोल मल्टीप्लाई क्या करूंगा, Na करूंगा। समझ में आ गया? ठीक है। यहाँ से मेरे पास ये बताओ बच्चों, नंबर ऑफ Sr+2 आयन आ सकता है नहीं आ सकता, n किसके लिए, Sr+2 की बात कर रहा हूं बच्चों। देखो मोल कितने रे, मोल मुझे कितना दे रखा है, 10⁻⁻3, यही सही है क्या, क्यों परसेंट। शाबाश, एक गलती का और चांस, ध्यान रखना, वेरी गुड बेटा, ध्यान रखना। डायरेक्ट मैं कर देता तुम्हें पता ही नहीं चलता कहाँ गलती करवा सकता है। मैं बच्चों को पॉइंट क्यों करवाता हूँ, ये खास चीजें ध्यान रखना। इसका हाँ सर अब याद आ गई, यहाँ गलती करवा सकता है, समझ में आ गया। सीधा मैं नोट करवा देता, तो नोट करते रखते कि सर ने कर दिया सॉल्यूशन, लेकिन कहाँ गलती करवाएगा, परसेंट बोला है, समझ में आ गया। परसेंट लगाने के लिए क्या होता है बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई, हटाने के लिए 100 से डिवाइड। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आपका जो स्कोर होता है 720 से बनते हैं 120, 1 से बनेगा 120/720। अब परसेंट नहीं लगाते, ऊपर वाले को पता है बेटा तुम्हारी इज्जत रखने के लिए उसने 100 वाला मेथड लॉन्च किया। क्या अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो आपकी इज्जत का कचरा हो जाता है बेटा। 720 से बनते 120, तो 1 में से बनेंगे 120/720, तो आपका स्कोर आता 0.13%, 0.15%। बताते हुए बुरे लगते कि 1% भी नहीं बना।
परसेंट लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ठीक है। तब आपके आते हैं 10%, 20%, 15%। समझ में आ गया। तो सिंपल सी मैथमेटिक्स का ध्यान रखना, परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, हटाने के लिए 100 से डिवाइड, काम खत्म। तो क्या करूंगा, इतने तो दे रखे हैं, परसेंट बोला है तो 1/100 आ गया समझ में, क्लियर है। मल्टीप्लाई बाई एन ए कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, यस और नो, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इसे अगर करूं तो ये 21 हुआ या नहीं हुआ, 21 हो गया। ये 10⁻3 है बच्चों, तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं, ये नंबर मेरे पास कितना आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 है, आयंस, यस और नो, क्लियर है। इतने SR+2 का नंबर आ गया, जो SR+2 का नंबर है वही तो मेरे पास क्या है, वॉइड का नंबर है बेटा। तो क्या करूंगा, नंबर ऑफ फॉर्म्ड वॉइड्स, नंबर ऑफ फॉर्म्ड वॉइड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 वॉइड्स। ये मेरा आंसर है, समझ में आया कैसे किया, यस और नो, नोट करो बच्चों। प्रेक्षा, रोहित कैसे किया, समझ में आया ना, जतिन, लवीज, संकेत, हाँ बेटा, क्या हुआ, बिल्कुल बेटा। बस ये तो साथ साथ दिमाग चलाते रहो, अपना दिमाग जरूर चलाओ बेटा, फिर उसके बाद देखना मैंने जो सोचा था वो सही था या नहीं सही था। यही तो होता माइंड की क्रिएटिविटी, तुम कितना सोच सकते हो, जितना दिमाग चलाओगे। और साइंस कहती है दिमाग में एक थॉट आता है, एक न्यूरॉन बनता है, वो भी अच्छा थॉट आता है तो, ठीक है। यानी ATM उखाड़ने का, बैंक लूटने का सब थॉट आ रहा है, कितने न्यूरॉन बन जाएंगे, कितने नहीं बनेंगे। अच्छी थॉट आएगी तो एक न्यूरॉन बनेगा। आइंस्टीन का यही तो बताते हैं, उनकी जो बायोग्राफी कभी पढ़ोगे, इतने डल बुद्धि थे, घर जाके हार्डवर्क करने लगे, बहुत ज्यादा हार्डवर्क। इनका सोचने का मेथड इतना था, 10-10, 12-12 दिन लगे रहते थे उस चीज के। उनकी वाइफ बताती है जब भी कोई नया एक्सपेरिमेंट होता था, रात को पूरी रात मुझे कहते थे कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, खाना गेट के नीचे से पास कर देना, जब मैं डाइवर्ट होऊंगा तो खुद ही खा लूंगा, मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा होगा। बोले सुबह उठ के देखते थे, सुबह मैं देखती थी खाना खाया नहीं, तो कभी कहते थे पता नहीं मैंने खाया बिल्ली ने खाया, शायद मैंने खा लिया होगा। बोले घर की बिल्ली थी वो खा जाती थी, लेकिन वो कहती है कि जब भी वो कोई नया डिस्कवर करते थे, कुछ भी इन्वेंट करते थे, तो सबसे पहले बाहर आके चिल्ला चिल्ला के बाहर आते थे, 10-12 दिन ना नाना कुछ भी नहीं, तो सबसे पहले बाहर आके मुझे गले लगाते थे, मैंने कहते थे मैंने कुछ नया डिस्कवर किया है, सबसे पहले मुझे बताते थे, फिर कहते थे पेन लेके आओ, पेन पेपर, तो उस पर नोट करते थे फटाफट। बोले मुझे क्यों बताया, बोले मैं अगर भूल जाऊँ तो, बोले पेपर पे क्यों लिखा, बोले तुम भूल जाओ तो तो दोनों में से एक चीज़ वो खुद भूल जाते थे। तो ये थी, लेकिन सोचने का मेथड इतना जबरदस्त था कि इस चीज़ के पीछे पड़ जाते, छोड़ते नहीं थे। एक बार बताते, किसी ऑटो वाले के पास गए, बोला मुझे आइंस्टीन के घर पे छोड़ दो। ऑटो वाले ने नाम सुन रखा था, कभी डायरेक्टली देखा नहीं था, उन्हें सोचा कोई और कोई होगा, रोड पे ऐसे ही घूम रहा है, हर कैसे कपड़े स्लीपर में ऐसे ही घूम रहा है, आइंस्टीन थोड़ी हो सकता है। तो बोला आइंस्टीन के घर पे छोड़ दो, बोले ठीक है छोड़ दूंगा। बोले आप आइंस्टीन का घर जानते हो क्या, बोले बिल्कुल जानता हूँ। बोले आप कौन हो, बोले मैं आइंस्टीन ही हूँ बोले क्यों, बोले घर भूल गया मेरा मैं। ये तो उनकी हिस्ट्री थी। और रियल इनके जो लेटर्स बेटा पब्लिश हुए थे, उनमें है सारी बातें, ये उनके सिग्नेचर के साथ, जो उन्होंने अपने रिलेटिव को लेटर लिख के अपनी स्टोरीज वगैरह बताते थे, वो कभी विद उनके सिग्नेचर, ये जो लेटर पब्लिश है सारे ये। तो जिंदगी में कहीं से अपन सीख सकते हैं बेटा कि अपन अगर ठान ले, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसी बात को ठानते हुए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं बेटा, लिखो। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, आपके पास 30 सेकंड का टाइम रहेगा, ओके। चलो लिखो। प्रेक्षा, रोहित, ठान लिया क्या तुम लोगों ने भी, अरे ठान लिया क्या, लिखो बेटा। 10⁻⁻5 मोल AlCl3, 10⁻⁻5 मोल AlCl3 added in MgCl2 crystal structure, added in MgCl2 crystal structure. Then calculate the number of formed cationic voids in structure.
फटाफट बताओ। पक्का? श्योर नहीं है? भी नहीं बताऊंगा, देखते हैं तुम कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग जवाब देना आपको। अब मैं बोल दूंगा यस सर तो बच्चे आगे बच्चे वैसे ट्राई नहीं करेंगे। कोई श्योर नहीं है? लवीस, लवीस, जतिन, प्रेक्षा, रोहित, चलिए बेटा चलो अब देखते हैं अपना आंसर मैच करना है आपने कहाँ तक सही किया कहाँ तक गलत किया। इधर ध्यान दो बेटा, समझना इस चीज को। अब पेन कॉपी छोड़ो बोर्ड पे आओ, देखो इधर ध्यान दो। सबसे पहले जो मेथड होता है बेटा वो आपको बताया उसको फॉलो करो। ओके, सबसे पहले क्या, कौन ऐड होगा कौन रिमूव होगा उनका चार्ज बैलेंस कर दो। क्लियर है? कैटाइन देखो आप ऐड क्या कर रहे हो बच्चों, AlCl3 ऐड कर रहे हो। कितने ऐड करोगे क्या करोगे वो बाद की बात है, स्टेप बाय स्टेप चलो। चार्ज बैलेंस कर दो। ऐड करोगे तो कैटाइनिक वॉइड कब बनेगी, जब कैटाइन ऐड होगा तो Al+3 ऐड होगा। तो ये बताओ चार्ज बैलेंस करने के लिए रिमूव कौन होगा, Mg+2, यस और नो। क्लियर है? चार्ज बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, जितना मैंने क्या कहा था आयन का नंबर कम ज्यादा हो सकता है लेकिन चार्ज इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? चार्ज इक्वल कैसे करूं बेटा, +3 और ये +2 है तो क्या करूंगा बच्चों, इसके साथ में एक क्या करूं बेटा, अरे +1 चार्ज और कर दूं क्या। इतनी खतरनाक मैथमेटिक्स मत लगा देना बच्चों, लॉलीपॉप LKG UKG के बच्चों की तरह। मैंने क्या कहा, चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक पर +3 चार्ज है दूसरे पर +2 तो 2 वाले को 3 से 3 वाले को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको मैं क्या करूं बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकता हूं, यानी क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, और ये क्या कर सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय, यस और नो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं +6, ये कितना हो जाएगा +3 से, इसका +2 चार्ज है 3 से मल्टीप्लाई करूं +6 हुआ नहीं हुआ, हुआ बच्चों। इसका मतलब क्या होगा 2 Al+3 अगर ऐड हो तो रिमूव कितना होगा 3 Mg+2 होगा, यस और नो। क्लियर है? तो क्या करूंगा, नंबर ऑफ फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ रिमूवल माइनस नंबर ऑफ एडेड आयन, इसका मतलब कितना होगा 1, यस और नो। क्लियर है? इसका मतलब इतनी वॉइड हो गई, ये तो नंबर ऑफ वॉइड आ गई। क्लियर है? अब मैंने क्या कहा, वॉइड को कैसे करेगा, कंपैरिजन से। कंपैरिजन से कैसे, नंबर ऑफ फॉर्म्ड वॉइड इक्वल टू, ये बताओ Al+3 ऐड होगा उसके कंपैरिजन में वॉइड का नंबर कितना है, अरे 1, देखो 1 वॉइड है, Al+3 कितना ऐड हो रहा है 2Al+3, इसका मतलब ये बताओ ऐड होने वाले आयन का नंबर वॉइड के नंबर से डबल है या नहीं है, या फिर वॉइड का नंबर ऐड होने वाले आयन के नंबर से हाफ है या नहीं है बच्चों। तो क्या करूंगा, यानी 1/2 ऑफ नंबर ऑफ क्या करेंगे, नंबर ऑफ Al+3 आयंस, यस और नो। जो Al+3 का नंबर उसका हाफ है या नहीं है, यस और नो। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब Al+3 का एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट कर ले, उसका हाफ आ जाएगा, नंबर ऑफ वॉइड आएगी नहीं आएगी, आएगी बच्चों। और ये कैसे कैलकुलेट करना, मोल की हेल्प से। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर N ऑफ Al+3 इक्वल टू, मोल मुझे कितने दे रखे हैं 10⁻⁻5 है, 1/100 करूंगा ना, नहीं रट के नहीं रखना बेटा कि हर बार मैं करूंगा ही करूंगा, नो। अगर क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है तो करूंगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करूंगा बच्चों, सीधा Na की वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, यस और नो। क्लियर है? इसका मतलब ये मेरे पास कितना आ गया 6। इसको बेटा ये करेंगे ना, पहले AlCl3 का एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट कर ले बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करेंगे 10⁻18, ये क्या आ गया Al+3 आयंस, यस और नो। ये तो बच्चों इनका Al+3 का नंबर अपने कैलकुलेट कर लिए, एक्चुअल नंबर क्या है। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपको नंबर भी नहीं देगा, आपको मोल वगैरह के टर्म में देगा, जानबूझ के बच्चे को आइडिया है कि कैसे करना है। क्लियर है? अब वॉइड का नंबर इससे कंपेयर करना है, तो देखो
अगर 2l+3 एक वर्ड बन रही थी, वर्ड का नंबर हाफ है या नहीं है, al+3 का एग्जैक्ट नंबर ये आ गया, तो क्या करूंगा बच्चों 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18, यस और नो, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 वर्ड्स। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो बच्चों, तो ये अपने बात की है बच्चों अलग अलग टाइप के डिफेक्ट में कैसे करना, कॉन्सेप्ट मैंने सारे बताए हैं। कल वाले लेक्चर में आपको अपन को क्या करना है बच्चों, कितने बच्चे जिन्होंने संडे को क्वेश्चन बैंक सोल्व कर लिया जहां तक डिफेक्ट से पहले तक, हाँ बेटा पूरा नहीं किया, रोहित प्रेक्षा कितना किया, लविश पूरा कर लिया, जो नहीं किया वो आज जाके कंप्लीट कर लेना बेटा। कल वाले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, जो नॉन मेटल एक्सिस वाला था या फिर मेटल डेफिशिएंसी वाला डिफेक्ट था जिसमें मैंने कहा था 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, उसमें एक क्वेश्चन जेईई में पूछा हुआ, एक अपनी तरफ से करेंगे, 2 क्वेश्चन वो करेंगे, एक डेंसिटी से रिलेट करके डिफेक्ट का क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा। 3 क्वेश्चन करते ही अपना चैप्टर कंप्लीट है कल वाले लेक्चर में, ठीक है। तो कल 15-20 मिनट में वो 3 क्वेश्चन डिस्कस करते ही क्वेश्चन बैंक डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो डाउट है बेटा कोई दिक्कत नहीं, आपसे जो हो सके अपनी तरफ से एक क्वेश्चन को 2, 3, 4 बार ट्राई करो, नहीं हो सके कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन को पूरे दिन लेके बैठे रहो, एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 10-15 मिनट दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 मिनट में नहीं हो रहा 3-4 बार करके तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं बता दूंगा कि आप एक क्वेश्चन को पूरे दिन लेके बैठे रहोगे तो ऐसे कोई पूरी शीट आपको 6 महीने में सोल्व नहीं करनी, 1 या 2 दिन में करनी है। तो आज जाके पूरा सोल्व कर लेना, जिस बच्चे ने नहीं किया, तो जिस बच्चे ने कर लिया वो कॉपी क्वेश्चन बैंक को पेज पलट देना, ये मुझे आता है, ये नहीं आता, ये समझ में आ गया, ये नहीं आया, उसमें जो डाउट्स हो वो पूछ लेना, समझ में आ गया। तो कल क्वेश्चन बैंक सोल्व करना है, जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया वो साथ लेके आना है बेटा, समझ में आ गया, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होते ही 15-20 मिनट में क्वेश्चन बैंक डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो जाएगा। एक एक चीज क्वेश्चन बैंक और कॉपी की आपके टिप्स पे है, फिर तीसरी किसी की जरूरत नहीं बेटा, वो हमारी गारंटी उसके बाद सिलेक्शन की। बस आपको जो बताया जाए कॉपी में क्वेश्चन बैंक में, जो क्लास में जो बताया गया, उसमें सिंगल वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्या होता है, हम ऐसी कोई चीज छोड़ेंगे नहीं जो एग्जाम में आती है, बताई नहीं गई आपकी तरफ से, ये नहीं होना चाहिए जो सर ने बताया वो हमारे स्लिप हो जाए, बार बार रिवाइज करते रहो। जिसकी कैचिंग पावर अच्छी है कोई दिक्कत नहीं, वो 2 बार में कर लेगा, जिसकी कैचिंग पावर एवरेज है कोई दिक्कत नहीं, वो 4 बार में कर लेगा, करेगा जरूर अगर करना चाहता है तो, समझ में आ गया। अपने लेवल के अकॉर्डिंग हार्ड वर्क करो बेटा, कोई टेंशन नहीं है, मस्त रहो, खुश रहो। तो कल क्वेश्चन बैंक सोल्व करके आना है, साथ लेके आना है, ठीक है बेटा। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।